आपसे कहूँ कि आपके बैंक खाते में रखा पैसा हर सेकंड गायब हो रहा है बिना किसी हैक के, बिना किसी ओटीपी के, तो आप क्या मानेंगे? इसे कहते हैं साइलेंट डकैती, यानी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। जय हिंद दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स के सबसे खौफनाक टॉपिक को इतने आसान शब्दों में समझ लेंगे कि आज के बाद एग्जाम में आया एक भी सवाल छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जब महंगाई का नाम लेते ही आपके दिमाग में सीधा आया होगा चीनी। आखिर चीनी ही क्यों आपके दिमाग में आया? चीनी इसलिए आया क्योंकि पहले जो चीनी हम 40 रुपये में बाय करते थे पर केजी, अब वो हमें 70 रुपये से लेकर 80 रुपये पर केजी में बाय करनी पड़ रही है। तो मैं आपसे महंगाई की परिभाषा पूछूं तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि चीनी की कीमतें पहले कम थी और चीनी की कीमतें क्या अब बढ़ रही हैं। तो जो चीनी की कीमतें पहले थी और अब बढ़ रही हैं उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे महंगाई। हमने बोला ना चीनी काफी महंगी हो रही है, उसे महंगाई कहते हैं। चीनी की परिभाषा देखिए, महंगाई की परिभाषा देखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं में कीमतें लगातार बढ़ती रहें, जैसे कि अभी चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, और जो पैसे की खरीदने की क्षमता है, जो परचेजिंग पावर है, जो पहले चीनी हम 40 रुपये पर केजी में बाय कर लेते थे, अब वो 40 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं रही, अब हमें 70 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब 40 रुपये की जो परचेजिंग पावर थी वो कम हो चुकी है। उसी स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति, सामान्य भाषा में से हम महंगाई कहते हैं। तो महंगाई क्या है, आप समझ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या वस्तु या सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़े, पहले 20, फिर 40, फिर 60 ऐसे बढ़ रही है चीनी की कीमतें, और जो पैसे की खरीदने की क्षमता है वो कम होती है। उस स्थिति को मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं सामान्य अर्थों में। आपके उदाहरण दिया गया है, जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं चाय और समोसे का। 2015 में आप 10 रुपये में एक प्लेट समोसा आता था, और 2020 में वो देखें तो 15 रुपये में एक प्लेट समोसा आता था, और वहीं 2026 में देखें तो 25 रुपये में वही एक समोसा आता है। तो इससे क्या कहेंगे? समोसे का साइज और स्वाद तो वही है, लेकिन कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसे ही महंगाई कहते हैं। तो महंगाई के कौन कौन से प्रभाव अभी हुए, जो यदि आपने ध्यान से लेक्चर देखा तो आपने इसके प्रभाव भी इजिली फाइंड कर लिए। प्रभाव क्या हुआ कि पहले तो कीमतें बढ़ी, चीजें की कीमतें क्या हुई? चीजें की कीमतें बाजार में बढ़ी, इससे वस्तु था वो सामान्य महंगी होने लगी, बाजार में उसका मूल्य बढ़ने लगा। दूसरा क्या हुआ? जो हमारा पैसा था, जो क्रय शक्ति क्षमता थी, रुपए की जो मूल्य था, उसका मूल्य क्या होने लगा? ह्रास होने लगा, उसके मूल्य में कमी आने लगी। जहाँ पहले हम 40 रुपये में खरीद लेते थे, वो 70 रुपये में चीज खरीदनी पड़ती है। तो मतलब 40 रुपये जो मूल्य था उसमें कमी आने लगी, क्रय शक्ति क्षमता घटने लगी, किसकी? मुद्रा की। हम उदाहरण से समझ सकते हैं क्रय शक्ति जो घटने का नया उदाहरण देखें तो पहले आप 5 रुपये में क्या होता? 5 टॉफियां मिलती थी। तो मतलब पहले 5 रुपये में 5 टॉफियां मिलती थी, 5 के सिक्के में 5 टॉफी मिलती थी, यानी कि पहले हम 1 पैसे में अठन्नी में भी चीजें खरीद लेते थे। क्या आप अठन्नी में चीजें खरीद पाओगे? अब क्या है, आप 5 रुपये जाओ तो शायद 1 ही टॉफी मिले। तो जो पहले चीज अठन्नी थी, चवन्नी थी, पैसा था, अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि उसकी जो परचेजिंग पावर थी वो कम हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण जो पहले हमारे अर्थव्यवस्था में 5 रुपये, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के जो सिक्के थे वो बाजार से गायब हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि उनकी क्रय शक्ति क्षमता घट चुकी है। निष्कर्षतः हम कहेंगे जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, करेंसी की क्रय शक्ति जो है वो घटती है, करेंसी की चीज खरीदने की क्षमता घटती है। किस प्रकार घटती है? उदाहरण से समझ चुके हैं। होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, आप मुद्रास्फीति को अपनी जेब से, अपने घर से, अपनी दुकान से लिंक कर पा रहे होंगे। उसके बाद देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, कुछ क्या उसके कोई वैश्विक उदाहरण है? हाइपर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई क्या हो? महंगाई नियंत्रण से बाहर हो जाए, महंगाई इतनी ज्यादा हो जाए, अभी तो 20%, 10%, 2% वस्तु की कीमतें बढ़ रही, परंतु हाइपर हो जब क्या हो? 100%, 1000% से कीमतें बढ़ने लगी। मैं आपसे बोलूँ कि ऐसी कीमत हो जाए कि 7,000 रुपये किलो चीनी हमें बाय करनी पड़े। तो जो इतनी महंगाई बढ़ी है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, जो सैकड़ों हजारों प्रतिशत हो चुकी है, जैसे उसे क्या कहेंगे? उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि हम 1000 रुपये के लिए या 70,000 रुपये के लिए चीनी है जो बाय करें पर केजी। क्या ये उदाहरण है हवाबाजी है? या मात्र देखने के उदाहरण नहीं, हमारे पास इसके कुछ वैश्विक प्रत्यक्ष उदाहरण है। कौन कौन से प्रत्यक्ष उदाहरण है हाइपर इन्फ्लेशन के? पहला हमारा उदाहरण है वेनेजुएला, जिनकी मुद्रा बॉलीवर थी। स्थिति है 2018-19 के दौरान, जब अत्यधिक नोट छापने से महंगाई इतनी बढ़ी। अब आप बोलेंगे कि नोट छापने से महंगाई कैसे बढ़ सकती है? अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे बढ़ सकती है। तो स्थिति है 2018-19 के दौरान, जब अत्यधिक नोट छापने से महंगाई इतनी बढ़ी कि लोग एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए झोले में नोट भरकर जाते थे। तो जो पैसे का मूल्य था वो क्या हुआ? वो रद्दी के भाव रह गया था। मतलब यदि आपके पास ज्यादा पैसा हो, पैसा किस प्रकार हो? आप बोलते हो कि यदि महंगाई होती है तो सरकार क्यों नहीं पैसों की बारिश कर देती, क्यों नहीं हम सब लोगों को पैसे बांट देती जिससे हम चीजें खरीद पाए, ताकि वो वस्तु महंगी ना हो। इस प्रकार हम सोचते हैं, मैं भी सोचती थी जब मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। तो आखिर क्यों सरकार ऐसा नहीं करती? तो चलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि एक मेले में सिर्फ क्या है, 10 खिलौने बिकने के लिए हैं, हमारे पास मात्र 10 खिलौने हैं। जैसे कि हमने बचपन में सोचा कि सरकार हमें इतने पैसे दे, तो सरकार ने वही किया। सरकार ने क्या किया? अचानक सरकार से बैंक ने गांव के सभी 100 लोगों के खाते में 10,000 रुपये डाल दिए। और हमारे पास खिलौने कितने हैं? मात्र खिलौने 10 हैं, और लोग कितने? 100 लोग हैं जिनके खाते में सरकार ने 10,000 रुपये डाल दिए हैं। हर व्यक्ति क्या करेगा? हर व्यक्ति जो है खिलौना खरीदने के लिए दौड़ेगा। मतलब इस खिलौने की डिमांड बढ़ चुकी है। पहले जो व्यक्ति खिलौना खरीदने के लिए समर्थ नहीं था, अब वो भी खिलौना खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है? क्योंकि सरकार ने पैसों की बारिश कर दी, उसके बैंक खाते में उसने निकाल लिए। अब वो भी डिमांड करेगा खिलौने की। तो हमारे पास जो खिलौना है वो तो लिमिटेड है। अब दुकानदार क्या करेगा? जो पहले 50 रुपये में खिलौनी बेचता था, 50 रुपये से खिलौने की कीमत बढ़ाकर कितनी कर देगा? 500 रुपये कर देगा, क्योंकि सभी लोगों के पास पैसे हैं। 500 रुपये कर दिए। अब कोई व्यक्ति होगा, उनको तो 10,000 रुपये मिले हैं, तो बोलेंगे 500 क्या, हम तो 2,000 में खरीद लेंगे। मान लो खिलौना और कम होते गए तो एक ही खिलौना बचा, तो क्या करेगा? अब वो व्यक्ति क्या करेगा? खिलौने की कीमत 10,000 तो सभी के खाते में है, सभी तो अगर 10,000 रुपये इस खिलौने की कीमत रखी तो सभी बाय कर लेंगे। तो व्यक्ति बोलेगा मैं खिलौने को 20,000 रुपये में बेचूंगा। इससे क्या हुआ? इससे जो पैसा था उसकी कीमत तो घटी,
और खिलौने की कीमत बढ़ चुकी है। ये किसको उदाहरण देता है? ये होता है मुद्रास्फीति का उदाहरण। इसलिए सरकार हमें हमारे खातों में जब ऊपर से हवाई जहाज से पैसों की वर्षा नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। किस प्रकार बढ़ जाती है? जैसे कि मनी सप्लाई हुई, यदि हमारे पास पैसा ज़्यादा हुआ तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। जैसे अभी खिलौने खरीदने लायक कुछ ही व्यक्ति होंगे जो खिलौने खरीदने के लायक होंगे गाँव के, परंतु उनके पास पैसा आ गया तो वो डिमांड करेंगे कि मैं भी खरीदूँ। परंतु जो खिलौना है, जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो कम है, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण वो महंगा हो जाएगा और वही बढ़ावा देता है इन्फ्लेशन को, उसे ही कहते हैं महंगाई। तो वही यही उदाहरण है वेनेजुएला का, जहाँ पर क्या हुआ, लोगों के पास उन्होंने बैंक ने अत्यधिक नोट छापकर लोगों को दे दिया और लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए झोले भरकर नोट ले जाना पड़ता था। उसी प्रकार अन्य उदाहरण देखें दक्षिण एशियाई देश, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पर क्या होता है 60 से 70% इन्फ्लेशन बढ़ने पर खाद्य पदार्थ की जो वस्तुएं होती है उनमें किल्लत आ जाती है, क्योंकि क्रय शक्ति क्षमता घट जाती है, भुखमरी की नौबत आ जाती है। जो पहले हम 10 रुपये का आटा खरीदते थे वो हमें 60-70 रुपये का खरीदना पड़ रहा है। इससे क्या होगा? लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो खाद्य पदार्थों की किल्लत होगी, क्योंकि वस्तु कम है और खरीदने वाले ज़्यादा हैं। जो पहले हम 10 रुपये में खरीदते थे वो 70 में खरीदना पड़ेगा, जिससे भुखमरी की नौबत जैसी स्थिति उत्पन्न होती है अत्यधिक हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान। तो अभी आप पूछेंगे क्या मतलब इन्फ्लेशन अच्छा होता है? जहाँ इन्फ्लेशन होना नहीं चाहिए हम बोलते हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, जब महंगाई अच्छी होती है, जब महंगाई खराब होती है। कुछ अन्य उदाहरण देखें 1943 का बंगाल का अकाल, खाद्यान्न की कमी, परंतु कीमतों में अचानक उछाल के कारण कीमतें बढ़ चुकी थी। यदि किसी चीज़ की कमी होती है तो उस चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। किस प्रकार बढ़ जाती हैं? अभी हम उदाहरण समझ चुके थे खिलौने का। तो अत्यधिक खाद्यान्न की कमी और कीमतों में उछाल के कारण 30 से 40 लाख क्या हो गए? 30 से 40 लाख लोगों की भुखमरी के कारण जान चली गई। कुछ हम सिद्धांत देखते हैं मुद्रास्फीति के। कुछ सिद्धांत होते हैं अर्थशास्त्रियों के अनुसार। सिद्धांत होते हैं परंपरागत सिद्धांत है, हमारा क्लासिकल सिद्धांत है कि मुद्रास्फीति में यदि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है उससे क्या होगा? उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। किस प्रकार बढ़ेगी? अभी हम वर्तमान में खिलौने का उदाहरण देखकर समझ चुके हैं कि ज़्यादा मुद्रा की आपूर्ति होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, परंतु चीज़ की सप्लाई कम है और इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। इसे तो हम समझ चुके हैं। परंतु एक अन्य सिद्धांत है कीन्स का सिद्धांत। कीन्स का सिद्धांत जो हमारा पारंपरिक सिद्धांत था उससे अलग है। पारंपरिक सिद्धांत हमारा क्या था कि मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, परंतु कीन्स हैं वो अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा था कि मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग या उनकी उपलब्धता या आपूर्ति के बीच असंतुलन का परिणाम है। मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? वस्तुओं सेवाओं, डिमांड और सप्लाई के बीच जो असंतुलन है उसका परिणाम है। किस प्रकार? यदि उन्होंने कहा कि यदि कहीं डिमांड ज़्यादा हो जाती है, अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो यही भाव है कि डिमांड और सप्लाई के बीच जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है उसका परिणाम किस प्रकार परिणाम हम देखते हैं मांग और आपूर्ति का नियम। जैसे कि कहीं किसी चीज़ की क्या हो, डिमांड बढ़ जाए, डिमांड ग्रेटर देन हो जाए सप्लाई, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए और सप्लाई कम हो, मतलब एक व्यक्ति को खरीदने के लिए 10 लोग खड़े हों, तो इससे क्या होगा? इससे महंगाई बढ़ती है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। उन्होंने मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन का जो परिणाम बताया था। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि यदि क्या हो, यदि डिमांड और सप्लाई क्या हो, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो, इससे क्या होगा? कीमतें स्थिर रहेंगी, इक्विलिब्रियम का स्थिति बनेगी, ना तो महंगाई होगी, ना क्या होगी, ना कीमतें घटेंगी। जितने लोग हैं उतने, जितनी वस्तुएं उतने खरीदने वाले लोग हैं, इससे किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था में। तीसरी हमारी कंडीशन हो सकती है कि डिमांड ना हो, सप्लाई ज़्यादा हो जाए। क्या हो? सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड बिल्कुल ना हो। जैसे कि हम उदाहरण समझ सकते हैं कि टमाटर जिसकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, अत्यधिक प्रोडक्शन हो गया, मान लो 100 केजी टमाटर का प्रोडक्शन कर लिया, परंतु खरीदने वाले मात्र 10 लोग हैं, तो इससे क्या होगा? जो 100 केजी टमाटर है उसकी कीमतें क्या होंगी? उसकी कीमतें कम होने लगेंगी, ताकि सभी लोग खरीद लेते हैं। लोगों की जरूरत नहीं होती, बाजार में चीज़ ज़्यादा उपलब्ध है परंतु उसकी इतनी मांग नहीं है, जिससे क्या होगा? उसकी कीमतें घटती हैं, जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। मतलब जितनी चीज़ कम होगी उतनी वो क्या होगी? उतनी महंगाई ज़्यादा, उसका भाव ज़्यादा होगा। जितनी चीज़ें कम उसके भाव ज़्यादा। अभी वर्तमान में चीनी का उदाहरण देखें तो चीनी का लोगों ने क्या कर लिया? चीनी का लोगों ने स्टॉक लगाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी कीमतें और बढ़ती जा रही हैं। यदि वो स्टॉक ना लगाएं, वो क्या करते हैं? चीनी की सप्लाई ज़्यादा करते हैं, तो इससे क्या होगा? लोगों की डिमांड कम होने लगेगी, चीनी की सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी, जिससे डिफ्लेशन कहते हैं, कीमतें घटती हैं। उदाहरण समझ सकते हैं हम कीन्स के नियम के अनुसार। हमारे पास कुछ उदाहरण है। मान लीजिए बाजार में 100 नए 5G स्मार्टफोन आए हैं, लेकिन खरीदने वाले 1000 लोग हैं। 100 फ़ोन आए हैं और खरीदने वाले 1000 लोग हैं, तो क्या हुआ? हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी तुरंत फ़ोन की कीमतें बढ़ा देगी। दूसरा उदाहरण देखिए, इसके विपरीत देखें तो 100 फ़ोन बने हैं, मात्र खरीदने वाले 10 लोग हैं। फ़ोन 100 बने हैं, खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है, फ़ोन की सप्लाई ज़्यादा है, परंतु डिमांड केवल 10 लोगों की है। इससे कंपनी क्या करेगी? इससे कंपनी आपको डिस्काउंट देगी, कीमतें कंपनी को घटानी पड़ जाएंगी। इसी प्रकार क्या कभी आपने सोचा कि 10 साल पहले आपके दादाजी 100 रुपये में पूरा राशन ले आते थे और आज 100 रुपये में सिर्फ 1 लीटर दूध आता है? कभी सोचा है? हाँ, सोचा होगा ऐसा। इसे ही कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन। जहाँ पहले 100 रुपये में पूरा घर चलता था, अब वहाँ 100 रुपये में मात्र 1 लीटर दूध आता है। वो क्या हुआ? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती गई, मुद्रा की कीमतें घटती गई। होप आप समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और पेड क्लास के साथ कंपेयर करना भी ना भूलें। इसके बाद देखते हैं मुद्रास्फीति और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या अंतर है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, हमारा एक स्पेसिफिक चैप्टर भी है। तो अर्थशास्त्र का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि नियंत्रित और कम दर वाली जो मुद्रास्फीति होती है, जो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होती है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक होती है। मतलब इन्फ्लेशन तो होना चाहिए, मतलब कंट्रोल इन्फ्लेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कीमतें ज़्यादा बढ़ने लगें और ऐसा ना हो कि कीमतें बिल्कुल ही ना रहें, कीमतें बिल्कुल चीज़ों की घट जाएँ, सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाए कि वस्तु की कीमतें ही ना रहें।
इन दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। कंट्रोल इन्फ्लेशन होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में विकास और समृद्धि आती है। कैसे आती है आप बोलेंगे जी, कौन सी आवाज़ है कि कीमतें बढ़नी चाहिए परंतु ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, कंट्रोल स्थिति में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आप कुछ लोग बोलते हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, महंगाई होनी चाहिए परंतु एक लिमिटेड रेशियो, एक लिमिटेड एरिया में होनी चाहिए। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी एक मोबाइल 5,000 रुपये में बनाती है। कंपनी क्या करती है? 5,000 रुपये में एक मोबाइल बनाती है। यदि अगले वर्ष में मोबाइल 5,000 रुपये में बिकेगा, उस मोबाइल की कीमत 5,000 रुपये थी और अगले वर्ष भी वो मोबाइल 5,000 रुपये बिके, और कंपनी को कैसे कोई लाभ होगा? 5,000 में बनाया, 5,000 रुपये में उसका मोबाइल बिकता है, कोई लाभ होगा? नहीं होगा। तो कंपनी को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा, तो फिर वो फ़ोन क्यों बनाएगी? क्यों आपको मोबाइल बनाकर बेचेगी यदि उसे लाभ नहीं होता? इसके लाभ के लिए वो यदि 5,000 में मोबाइल बनाती है तो वो फ़ोन को 5 से 6,000 रुपये में बेचेगी, तब उसे लाभ होगा, तब उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगी, अन्यथा वो प्रोडक्शन नहीं करेगी। लेकिन यदि नियंत्रित मुद्रास्फीति रहती है, जैसे कि 2% बढ़े, 2 से 4% के मध्य रहे, मतलब आपकी कि मुद्रास्फीति बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए? 4 + -2 इस प्रकार बढ़नी चाहिए। आपकी मुद्रास्फीति बढ़नी चाहिए 6 से लेकर 4 के मध्य, 2 के मध्य, इतनी मुद्रास्फीति रहनी चाहिए। लेकिन यदि क्या हो, नियंत्रित मुद्रास्फीति के कारण मोबाइल अगले वर्ष 5100 या 5200 रुपये में बिकता है, जो मैन्युफैक्चर होता है उसे लाभ होता है। यदि उसे लाभ होता है तो वो इस लाभ से प्रेरित होकर और निवेश करेगा ताकि उसे लाभ होगा। इससे क्या होगा? इससे नए लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। यदि उसे लाभ नहीं होता तो वो निवेश करता क्या? वो दोबारा फ़ोन बनाकर बेचता? नहीं बेचता। यदि वो दोबारा फ़ोन नहीं बनाता क्योंकि उसे लाभ ही नहीं हो रहा, तो शायद निवेश ना करता तो हम जैसे लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो हमारी इकॉनमी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जरूरी है, परंतु नियंत्रित कंट्रोल मुद्रास्फीति होनी चाहिए। हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। मुद्रास्फीति ऐसी होनी चाहिए जिसे कंट्रोल किया जा सके। तो यदि आपसे अब कोई पूछता है कि नहीं महंगाई नहीं होनी चाहिए, तब उसे आप ये कंसेप्ट समझा सकते हैं कि महंगाई नहीं होगी तो मैन्युफैक्चर है वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करेगा। मान लो 10 ब्रेड बनते हैं, आपने मोबाइल का एग्जांपल ले लिया, बोलेंगे चलो ना करें फ़ोन का प्रोडक्शन, हमें क्या। मान लो ब्रेड बनते हैं, अगर वो ब्रेड 10 रुपये में बना रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा और ब्रेड हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। यदि उसे कोई लाभ नहीं हो रहा तो क्या वो ब्रेड का प्रोडक्शन करेगा? नहीं करेगा। बेशक हमारे लिए ज़रूरी हो, इसलिए ब्रेड की कीमतें थोड़ी-थोड़ी बढ़नी चाहिए। ब्रेड 10 में बना 12 में बेचे, 14 में बेचे। परंतु यदि नहीं कीमतें बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती है, नियंत्रित या कंट्रोल इन्फ्लेशन नहीं होती है, तो शायद इसका प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो आपके यूपीएससी है तो कुछ विशेष बिंदु हैं कि आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्य, आरबीआई मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखा है 4% ±2, मतलब 2 से 6% के बीच मुद्रास्फीति रह सकती है। वो भारत के नियंत्रण में रहती है। वो जो मैन्युफैक्चर्स होता है उसको प्रेरित करती है। मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण होते हैं वो हम देखेंगे। मुद्रास्फीति जब महंगाई के उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं, तो मुख्य रूप से 3 कारणों से महंगाई बढ़ती है, जब उत्पन्न होती है। कौन कौन से कारण हैं जिनसे महंगाई बढ़ती है? महंगाई बढ़ने के क्या कारण हैं? कभी आपने सोचा है कि चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? तो इसके हमें कारणों के पीछे जाना पड़ेगा। क्या कारण है कि मांग जनित महंगाई कितने प्रकार की होती है? एक होती है मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मतलब जब मांग ज़्यादा, डिमांड बढ़ने लगे तब भी महंगाई उत्पन्न होती है। दूसरी होती है लागत जनित मुद्रास्फीति। जब किसी वस्तु की लागत बढ़ने लगे, उसका बनाने का सामान बनाने की जो कीमत है वो बढ़ने लगे, तो उसे हम कहेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति। वन बाय वन हम समझेंगे। एक होती है आपूर्ति बाधित मुद्रास्फीति, मतलब जब क्या हो, जब किसी चीज़ की सप्लाई पूरी ना हो पा रही हो, किसी चीज़ की सप्लाई कम हो चुकी हो, तो भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए पहले हम देखते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। आखिर मांग जनित मुद्रास्फीति होती क्या है? ये कब उत्पन्न होती है? ये तब उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है? जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से ज़्यादा हो जाए, मतलब डिमांड हो जाए। किससे? डिमांड ग्रेटर देन हो जाए सप्लाई से। जैसे कि जॉन मिनार्ड किन्स ने भी कहा था कि अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो उनकी आवश्यकताएं भी होंगी, उनकी मांगें भी होंगी, परंतु हमारे पास संसाधन कम है। किसी हमारे पास एक वस्तु और खरीदने वाले 4 लोग खड़े हैं, तो ऑब्वियसली उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी। हाँ, तो यही होती है मांग जनित मुद्रास्फीति। कौन कौन से कारक हैं जो मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं? कौन कौन से कारण हैं जिनसे मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है? तो हमारा पहला कारक है रोजगार में वृद्धि। ये कैसा कारक हुआ? मतलब यदि रोजगार बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भारत में बढ़ती है, तो महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी। जी हाँ, महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी। किस प्रकार होगी? तो चलिए देखते हैं। अगर मान लो रोजगार में वृद्धि हुई, पहले 10 लोगों के पास रोजगार था, 20 लोगों के पास रोजगार हुआ, तो रोजगार में वृद्धि होती है। रोजगार में यदि वृद्धि होती है, तो यदि रोजगार में वृद्धि होती है तो ऑब्वियसली लोगों की इनकम में वृद्धि होगी। इनकम में वृद्धि जो होगी, यदि हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करेंगे? हम चीज़ों की डिमांड करेंगे। और जिसके पास इनकम थोड़ी कम होती है वो चीज़ों की डिमांड थोड़ी कम करते हैं, परंतु जिनके पास इनकम ज़्यादा होती है, पैसा आता है, तो हमारी डिमांड्स बढ़ने लगती हैं। हमारी जो क्रय शक्ति क्षमता होती है, जो हमारी परचेजिंग पावर होती है, वो बढ़ जाती है। हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी इनकम बढ़ चुकी है। परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हम वस्तुओं की मांग करेंगे, जिससे क्या होगा? जिससे मांग में वृद्धि होगी। मांग में वृद्धि होगी, उससे क्या होगा? यदि ज़्यादा मांग हो, वस्तु की सप्लाई कम हो, तो क्या होगा? तो मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, मान लो एक परिवार है, एक परिवार में एक व्यक्ति है, वो महीने के 8,000 रुपये कमाता है, परंतु क्या हुआ? अब 2 लोग कमाने लगे, 2 लोग 8,000 रुपये कमाने लगे, तो क्या हुआ? पूरे परिवार में 16,000 रुपये इनकम पर मंथ मिलने लगी। 16,000 रुपये इनकम मिलने लगी, तो लोगों के पास यदि 16,000 रुपये आएंगे तो लोगों की मांग बढ़ेगी। पहले जो चीज़ वो खा नहीं सकते थे या जो चीज़ वो ले नहीं सकते थे, उस चीज़ को लेने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा? बाजार में उस वस्तु की कीमतें बढ़ने लगेंगी। दूसरा हमारा कारण होता है मांग जनित मुद्रास्फीति का, कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। यदि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किसी वस्तु की मांग की जाती है। जब वस्तु की मांग की जाती है तो ऑब्वियसली उस वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी। जैसे कि
जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, उपभोक्ता वर्ग मान लो 0 से लेकर जो आपके 50 वर्ष तक की कार्यशील उपभोग वाली जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो वो क्या करेंगे, उपभोक्तावादी संस्कृति जो हमारे देश में, जो हमारे कल्चर में उपभोक्तावादी संस्कृति मतलब हम वेस्टर्न कल्चर से देखते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं, एक फ़ोन के बाद दूसरा फ़ोन लेना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? कि उसका ट्रेंड है। जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, 0 से 50 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं, वो कार्यशील जनसंख्या होती है। उनकी यदि माँग बढ़ती है, उन लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, तो ऑब्वियसली माँग भी बढ़ेगी, क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति होती है, वो लोग उपभोगवादी होते हैं। जनसंख्या बढ़ती है तो उपभोक्ता वर्ग क्या होता है? उपभोक्ता वर्ग होता है, वो बढ़ता है, जिससे क्या होता है? वस्तुओं की माँग में वृद्धि होती है और ऑब्वियसली मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। तो जनसंख्या में वृद्धि, माँग में वृद्धि, जिससे महँगाई में वृद्धि होती है। तीसरा हम कारण देखते हैं कि आखिर माँग क्यों बढ़ती है, महँगाई क्यों बढ़ती है? तो महँगाई बढ़ने का हमारा तीसरा कारण हो सकता है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। यदि सरकार क्या करे, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसे बढ़ा दे, सरकारी खर्च को क्या करे, बढ़ा दे। जैसे कि जब सरकार कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि मनरेगा, पीएम किसान योजना, बुनियादी ढांचा पर अधिक खर्च करती है, तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचता है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं के तहत मान लो आपके लिए सड़क बना रही है, सरकार जब सड़क बनाएगी तो क्या करेगी, वहाँ पर सड़क पर कार्य करने के लिए कुछ कर्मचारियों को कार्य मिलेगा। यदि उन्हें कार्य मिलता है तो उन्हें रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से क्या होगा, इनकम बढ़ने से उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, परचेजिंग पावर से वो वस्तुओं की मांग करेंगे, वस्तुओं की मांग करेंगे तो उस वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी। तो एक मुख्य रूप से प्रमुख कारण होता है कि यदि सरकार क्या करे, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करे, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, तो इससे हमारी जो मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, क्योंकि मांग हम जब भी करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा। तो रोजगार में वृद्धि क्या बनाता है, रोजगार में वृद्धि हमारी इनकम बढ़ाता है। अन्य कारण देखें, अन्य कारण जैसे हमारी आय में वृद्धि हो, मतलब मजदूरी, जब वेतन में वृद्धि हो, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाए, जब मजदूरी बढ़ने लगे, तो यदि मजदूरी और सैलरी बढ़ती है तो हम मांग करेंगे कर में कटौती करे सरकार। यदि सरकार हमारे इनकम टैक्स को घटा दे, पहले मान लो हम इनकम टैक्स पर मान लो पहले हम 40 रुपये देते थे सरकार को, हमारा इनकम टैक्स कितना था, 40 रुपये था, परंतु सरकार करे कि अब हम आपसे 40 रुपये नहीं लेंगे, अब हम आपसे मात्र 20 रुपये लेंगे, 20 रुपये इनकम टैक्स लेंगे। तो जो 20 रुपये हमारे बचे, 20 रुपये को क्या हम एज इट इज बचा कर रख लेंगे? नहीं, हम उस 20 रुपये को खर्च करेंगे। हम उस 20 रुपये को जब खर्च करेंगे तो हम मांग करेंगे, इससे क्या होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। कर में कटौती मतलब यदि सरकार इनकम टैक्स घटा दे और लोगों के पास खर्च के योग्य पैसे जो है वो बढ़ जाती है, खर्च योग्य पैसे बढ़ जाते हैं जिनसे वो मांग करते हैं। जहाँ पे सस्ती मौद्रिक नीति हो, मतलब जैसे हम बैंकों से ऋण लेने जानते हैं, जब हम बैंकों से ऋण लेने जाते हैं, यदि बैंक हमें महंगे ब्याज दर पर ऋण देता है तो हम क्या ऋण लेना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें ब्याज ज़्यादा देनी पड़ेगी। परंतु यही बैंक क्या करे, यही बैंक बोले कि हाँ आप 1-2% पर ऋण ले सकते हैं, तो सभी लोग जाएंगे बैंकों के पास कि हाँ हम जल्दी जल्दी से ऋण ले लें। सभी लोग ऋण ले लेंगे तो लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी। तो सस्ती जो मौद्रिक नीति होती है, आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की जाए। उदाहरण के लिए यदि बिजनेस लोन या पर्सनल लोन की ब्याज दर 16-17 से घटाकर 5% कर दी जाए तो लोग अधिक लोन लेंगे, बाजार में पैसा बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी। अन्य कारण देखें हमारी मांग जनित मुद्रास्फीति के क्या हो सकते हैं? यदि बाजार में तरलता हो मतलब बाजार में धन उपलब्ध हो, बाजार में ज़्यादा पैसा हो। तरलता किस प्रकार बढ़ सकती है? जैसे कि मैंने आपको उदाहरण से समझाया था कि यदि हम सोचते हैं कि सरकार पैसों की बारिश क्यों नहीं कर देती, इस प्रकार मान लो बाजार में पैसा अत्यधिक आ गया, जब बैंक द्वारा ऋण सस्ते कर दिए गए, यदि बैंक द्वारा ऋण सस्ते कर दिए जाते हैं तो लोगों के पास पैसा अधिक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं तरलता मनी की। जब बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होता है तो मनी सप्लाई बढ़ती है। बैंक क्या करेंगे, बैंक लोगों को कहेंगे कि आप ऋण लें, हम आपको कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे बाजार में मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी, वही कहलाती है बाजार में तरलता का बढ़ना। यदि बाजार में अत्यधिक मुद्रा आ जाए, अत्यधिक पैसा आ जाए तो वो कहलाता है तरलता। मनी सप्लाई बढ़ जाती है, उसे हम तरलता कहते हैं। मान लो बैंक लोन की सुविधाएं बढ़ चुकी हैं तो बाजार में धन बढ़ चुका होगा, लोगों के पास धन अत्यधिक आ चुका होगा, जिससे उनकी मांग बढ़ेगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। जैसे कि जो फेस्टिवल्स का सीजन होता है, दिवाली, दीपावली होती है, होली होती है, तो बैंक क्या करते हैं, बैंक करते हैं कि अपनी जो ब्याज दर होती है उन्हें कमा देते हैं। क्यों कमाते हैं? वो बोलते हैं, वो सोचते हैं कि लोग आएंगे बैंक में, ऋण लेंगे और जो खर्च करना चाहते थे फेस्टिवल पर वो खर्च करेंगे। इस प्रकार उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ती है। इसी कारण त्योहारों पर वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, क्योंकि सभी लोग मांग करने लगते हैं। मांग क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उनके पास अत्यधिक पैसा आ जाता है। उसी प्रकार हमारे एक अन्य कारक होता है काला धन, ब्लैक मनी यदि बहुत ज़्यादा होती है। मान लो जो पैरेलल इकोनॉमी होती है, समानांतर अर्थव्यवस्था में छुपा हुआ पैसा बाजार में सीधे उपभोग और अचल संपत्तियों में जाता है। जो ब्लैक मनी होती है, जिस पर हम टैक्स नहीं देते, ब्लैक मनी का प्रयोग, यदि मान लो मेरे पास ब्लैक मनी है, 50 रुपये मेरे पास ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी पर मैं टैक्स भी नहीं देती। उस ब्लैक मनी को यदि मैं बाजार में खर्च करूंगी, डिमांड करूंगी, डायरेक्ट जाकर किसी चीज़ को परचेज करूंगी, ज़्यादा ब्लैक मनी है मेरे पास में, प्रत्येक वस्तु को खरीदने की क्षमता रखती है, तो अन्य व्यक्ति को शायद वो वस्तु ना मिले, या यदि वस्तु मिलती है तो शायद उस वस्तु की कीमत बढ़ा चढ़ाकर मिले, क्योंकि उस बाजार में, उस शहर में, और आपके पास यदि काला धन ज़्यादा है तो आप सीधे उसे उपभोग में खर्च करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आर्टिफिशियल डिमांड पैदा होती है, वही हमारी मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। तो ये रहे हमारे मांग जनित मुद्रास्फीति के 6 कारक। इन कारकों को आपसे प्रीलिम प्लस मेंस में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम देखते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति के बाद हमारा दूसरा फैक्टर था
लागत जनित मुद्रास्फीति और तीसरा फैक्टर था आपूर्ति बाधित मुद्रास्फीति। पहले हम देख चुके हैं मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग ज़्यादा बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। मांग किस प्रकार ज़्यादा बढ़ती है, ये फैक्टर्स हम अभी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे अपना आपूर्ति जनित कारक कौन कौन से हैं। आखिर आपूर्ति जनित कारक क्या होते हैं, मतलब जब बाजार में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति कम हो जाए तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। किसी चीज़ की मान लो आपूर्ति कम हो गई, सप्लाई कम हो गई। अभी आप उदाहरण समझ सकते हो चीनी का, जैसे चीनी की बाजार में सप्लाई कम हो चुकी है तो लोगों की डिमांड बढ़ चुकी है, सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ चुकी है, लोग खरीदने वाले ज़्यादा है, परंतु चीज़ मात्र 2 किलो हुई है। मान लो चीनी मात्र बाजार में आपकी अर्थव्यवस्था में 2 केजी रह गई और खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो ऑब्वियसली उस चीनी की कीमतें बढ़ जाएंगी। जहाँ पहले हम 40 रुपये में खरीदेंगे वो शायद वो 400 रुपये पर केजी हमें खरीदनी पड़ी, क्योंकि मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं और हमारे पास जो सप्लाई है वो कम हो चुकी है। कौन कौन से कारण है आपूर्ति में कमी के, क्या कारण हो सकते हैं। आपूर्ति में कमी के कारण हो सकता है कि उत्पादन कम हो, प्राकृतिक आपदा के कारण जब कच्चे माल की कमी हो, जो हड़ताल के कारण उत्पादन ना हो चुका हो, शायद किसान इस वर्ष गन्ने का उत्पादन करने में असफल रहा हो, जब गन्ने की फसल खराब हो चुकी हो, जिसके कारण क्या उस गन्ने की आपूर्ति कम होने के कारण चीनी की कीमतें बढ़ी हों, चीनी की सप्लाई कम होगी जिसके कारण उसकी कीमतें बढ़ी हैं, जिसके कारण बाजार में महंगाई बढ़ी है। जब कच्चे माल की कमी हो चुकी है, जब लोगों ने हड़ताल की है, जो व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रही, उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही, सप्लाई चेन टूट चुकी है, जिसके कारण आपूर्ति बाधित हो चुकी है। जो क्या करेंगे, जितना आपूर्ति बाधित होने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। उसके बाद होता है आय पर प्रतिबंध, जहाँ अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि से लागत बढ़ती है। वृद्धि से अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दी जाए, उससे क्या होगा, उससे हमारी जो वस्तु की कीमतें हैं वो बढ़ने लगेंगी और महंगाई अत्यधिक बढ़ने लगी। किस प्रकार, जैसे हम समझ सकते हैं, मान लो जो साबुन हम पहले 20 रुपये में खरीदते थे, कोई भी हम साबुन 20 रुपये में खरीदते थे, परंतु सरकार ने क्या किया, सरकार ने उस पर टैक्स बढ़ा दिया, सरकार ने टैक्स बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया। 22 रुपये उसकी कीमत होगी, तो ऑब्वियसली यदि 22 रुपये कीमत होती है तो उसकी क्या होगा, उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। यदि हम क्या करते हैं, यदि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होती है, इनडायरेक्ट जो टैक्स लगाई जाती है, जीएसटी जो लगाई जाती है, जीएसटी यदि बढ़ती है तो वो आपूर्ति जनित कार्य का एक प्रमुख कारण बनती है। इसी प्रकार क्या हो, जब आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने लगे व्यापारी एवं किसानों द्वारा एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं का अवैध भंडारण करके कृत्रिम कमी, जो आर्टिफिशियल स्कैरिटी है वो पैदा करना, वो किसको उत्पन्न करता है, वो आपूर्ति जनित महंगाई को उत्पन्न करता है। किस प्रकार उत्पन्न करता है, जैसे कि मान लो किसी बाजार में पर्याप्त वस्तु थी 100 केजी बाजार में पर्याप्त चीनी थी, परंतु कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, 50 किलो में से मान लो 70 किलो चीज़ों का उन्होंने जमाखोरी कर ली, जमा करके रख लिया, तो बाजार में मात्र 3 किलो चीनी, 30 केजी चीनी ही बाकी है। उस 30 केजी चीनी को खरीदने के लिए कितने लोग होंगे, तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि हम क्या कहेंगे, हम सोचेंगे कि हाँ शायद इसकी आपूर्ति कम हो चुकी है, सप्लाई कम है, अभी ये चीज़ बन नहीं रही। हमें नहीं पता कि इस चीज़ की जमाखोरी की गई है। तो जमाखोरी जो होती है, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करके वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने में एक प्रबल कार्य करती है, जो हमारी महंगाई को बढ़ाती है। उत्पादक व्यापारी और किसान की नकारात्मक सोच देखिए, बाजार में अधिक लाभ कमाने, जब भविष्य में कीमतें बढ़ने की उम्मीद में आपूर्ति को रोके रखना। आखिर क्यों जमाखोरी की जाती है, जमाखोरी इसलिए की जाती है ताकि वो सोचते हैं बाजार में अधिक लाभ हमें मिलेगा, अभी हमारे पास यदि हम अभी चीज़ें होल्ड करके रख लेते हैं, भविष्य में जब कीमतें बढ़ेगी तब हम उसे बेच देंगे। तो इन चीज़ों की जो आपूर्ति रोकी जाती है, वो उत्पादक व्यापारी या किसान होते हैं, उनकी नकारात्मक सोच होती है, भविष्य में कीमतें बढ़ने के उद्देश्य से वर्तमान में चीज़ों की आपूर्ति या सप्लाई को कम कर देती हैं। चीज़ों की आपूर्ति सप्लाई को इसलिए कम किया जाता है ताकि भविष्य में जब कीमतें बढ़ें तो हम उसे बेच दें। जैसे मान लो अभी मैंने बताया था कि 100 केजी चीनी में यदि 70 केजी चीनी का क्या करें, 70 केजी चीनी की जमाखोरी कर ली जाए। जब 70 केजी चीनी की जमाखोरी की जाएगी तो उन्होंने जमाखोरी क्यों की है, उन्होंने जमाखोरी इसलिए की है, वो सोच रहे होंगे जब चीनी की कीमतें मान लो हम 400 रुपये पर केजी बिकेगी तो हम उस टाइम बेचेंगे, इसलिए आपूर्ति में बाधा उत्पन्न की जाती है। सरकार इसको रोकने के लिए काफ़ी प्रयास करती है। उसके बाद हम देखेंगे, हम अपने समझ चुके हैं कि आखिर मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक हमारा कारण होता है मुद्रास्फीति का लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, जब किसी वस्तु की लागत बढ़ती है। जो वस्तु पहले जो वस्तु 5 रुपये में बनकर तैयार होती थी, परंतु 5 रुपये में जो वस्तु पहले बनकर तैयार होती थी, अब हम जब कच्चा माल मंगाते हैं, किसी कारण जब कच्चा माल मंगाते हैं तो वो कच्चा माल हमारे लिए महंगा पड़ रहा है, युद्ध के कारण या किसी भी वस्तु के कारण। चिप्स हो, मान लो मोबाइल में जो चिप लगती है, जब वो हमने आयात की तो वो महंगी मिली। जब चिप महंगी मिली, जो पहले हमें 2 रुपये में मिलती थी, वो चिप अब हमें 4 रुपये में मिली, तब क्या हम इस मोबाइल को 5 रुपये में ही बेचेंगे, नहीं, तब हम इसकी कीमत बढ़ा देंगे, हम इसकी कीमत 10 रुपये कर देंगे, क्योंकि हमारी लागत क्या है, लागत बढ़ चुकी है। लागत बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। इसे हम कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। उसके बाद हम देखते हैं मुद्रास्फीति तो कुछ मूल अवधारणा देखें तो हमने देखा कि जब वस्तुएं या सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप जो मुद्रा या पैसे की क्रय शक्ति क्षमता होती है, वो क्या होती है, घट जाती है। इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव बहुत नेगेटिव होता है, जैसे कि उत्पादन लागत बढ़ती है, आपूर्ति पक्ष प्रभावित होता है, आपूर्ति कम हो जाती है। किस प्रकार आपूर्ति कम होती है, अभी हम उदाहरण देख चुके हैं कि यदि उत्पादन कम हो या फिर जमाखोरी हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया जाए, वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं की जो बचत होती है, जहाँ पहले हम 10 रुपये बचा कर रखते थे, परंतु अब
महंगाई इतनी हो चुकी है कि मेरे लिए शायद 2 रुपए बचा कर रखना क्या हो असंभव हो। तो बचत में कमी आती है, कुल उपभोग जो होता है वो घटता है। यदि ज़्यादा महंगाई होने लगेगी, किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा महंगी होने लगे तो शायद हम उस चीज़ की डिमांड करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि हमारे जो परचेज़िंग पावर है उसके अंडर नहीं है, उसकी कैपेसिटी के अंदर नहीं है, तो हम उसकी माँग कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को एन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार, आखिर महँगाई कितने प्रकार की होती है। इसे हम समझ सकते हैं जैसे कि महँगाई कैसे बढ़ती है, कितने प्रकार की होती है। मान लो एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के उदाहरण से समझ सकते हैं, आप अपने उदाहरण से समझ सकते हैं। आप अपने गली में छोटे बच्चे को देख सकते हैं, यदि आपके घर परिवार में छोटा बच्चा नहीं है। पहले छोटा बच्चा क्या होता है, रेंगता है, धीरे-धीरे वो चलना शुरू होती है, उसके बाद क्या होता है वो दौड़ने लगता है। तो इसी प्रकार की महँगाई होती है। महँगाई पहले धीरे-धीरे होती है, उसके बाद महँगाई जब चलने लगती है और महँगाई दौड़ने लगे तो इसका क्या प्रभाव होता है। तो पहले हम देखते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जब रेंगती हुई महँगाई, जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इससे क्या होती है, इसमें महँगाई जो होती है वो धीरे-धीरे बढ़ती है, धीरे-धीरे इसकी दर थोड़ी बहुत कम होती है। जैसे बच्चा रेंगता है उसी प्रकार महँगाई धीरे होती है। इसकी दर कितनी होती है, महँगाई बढ़ने की दर होती है लगभग 3%। एक अंक में सबसे कम होती है लगभग 3%, 4% के मध्य इसकी महँगाई रहती है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती है जब महँगाई बहुत कम रहती है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, जो महँगाई है, जब महँगाई की पहली अवस्था होती है, इनिशियल स्टेज होती है, जैसे आप चलना स्टार्ट करते हैं उसकी पहली अवस्था क्या है, रेंगना। उसी प्रकार महँगाई की ये पहली अवस्था होती है। विकसित देशों में मोस्टली यूएसए, यूरोप, जापान में मुख्य रूप से ये वाली अवस्था देखने को मिलती है। मतलब वहाँ पर महँगाई कितनी रहती है, वहाँ पर महँगाई 3, ढाई, 3, 1, 2, 3% के आस-पास रहती है। कौन से देशों में, वो रहती है विकसित देशों में। आखिर इस महँगाई का क्या परिणाम है, क्या प्रभाव निकलता है। तो ये महँगाई होती है, किसे इंडिकेट करती है, इंडिकेट करती है कि लोगों का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा है। जन्म दर वहाँ पर नियंत्रित हो चुकी है और वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती है। वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती है, वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं करते, ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे, तो उस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा, उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड नहीं करेंगे तो उस चीज़ की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो वही कहलाएगी, कीमतें होंगी वो मतलब 3% के आस-पास रहेंगी, 1, 2, 3% के आस-पास महँगाई रहेगी। बच्चों की जो संख्या होती है कम होने के कारण जो माँग होता है उस पर संतुलित प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा डिमांड करते हैं तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, परंतु जो वृद्ध जनसंख्या होती है वो इतनी डिमांड नहीं करते, जिसके कारण महँगाई संतुलित रहती है। उदाहरण हम समझ सकते हैं, जो विकसित हो चुके देश हैं, वहाँ पर लोगों ने विकास कर लिया, उनकी इतनी डिमांड्स नहीं है जितनी डिमांड्स हमारे विकासशील डेवलपिंग कंट्री में है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, इसलिए वो डिमांड नहीं करते। वहाँ के जो वृद्धजन हैं, वो वृद्धजन उपभोक्ता वाली संस्कृति से कट चुके हैं। वृद्धजन होते हैं, उनकी कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती, जैसे कि अभी इन फ्यूचर हम देख सकते हैं, इन प्रेजेंट देख सकते हैं, जेन ज़ी की जो डिमांड्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। किसके कंपेयर हमारे सिटीजन्स जो वृद्धजन होते हैं उनके कंपेयर में। तो रेंगती मुद्रास्फीति होती है, यहाँ पर जो महँगाई है वो कितने परसेंट के आस-पास है, वो 3% के आस-पास रहती है। मोस्टली हम इनिशियल स्टेज होती है महँगाई की। ये जो महँगाई है जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक और आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि हल्की मुद्रास्फीति उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि अगर मुद्रास्फीति बिल्कुल ही ना हो, जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण से समझाया था, यदि मुद्रास्फीति बिल्कुल नहीं होती तो हम क्यों उस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। यदि मैं 10 रुपए की चीज़ बनाकर आज 10-12 रुपए में बेच रही हूँ और अगले साल भी उस 10 रुपए की चीज़ को 12 रुपए में बेच रही हूँ, तो मुझे इसका क्या बेनिफिट, मैं क्यों इसका उत्पादन करूँगी। तो थोड़ी बहुत महँगाई तो सही रहती है। तो ये जो महँगाई है वो काफ़ी अच्छी और सकारात्मक मानी जाती है। हल्की जो मुद्रास्फीति होती है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादक होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, उसके लिए उसको प्रेरित करती है कि हाँ प्रोडक्शन करो, आज आपको 2% का लाभ होगा, अगले वर्ष आपको 3% का लाभ होगा। उसके बाद आता है चलती मुद्रास्फीति। जैसे आप चलना स्टार्ट करते हो उसी प्रकार महँगाई भी धीरे-धीरे चलने लगती है। ये इसकी दर कहाँ पर रहती है, ये महँगाई की दर है 3% से 10% के मध्य रहती है। भारत में स्थिति क्या है, भारत में स्थिति है 4% प्लस माइनस 2%, मतलब 2 से 6% के मध्य भारत में दर रहती है। तो भारत में कौन सी मुद्रास्फीति है, भारत में चलती हुई मुद्रास्फीति है। इसकी विशेषताएँ क्या होती है, ये वाली मुद्रास्फीति हमें विकासशील देशों में पाई जाने वाली मुद्रास्फीति होती है। सामान्यतः जो विकासशील कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वहाँ पर ये मुद्रास्फीति बनी रहती है। क्योंकि इसका कारण क्या है, आखिर महँगाई जो चलती हुई महँगाई क्यों होती है, आखिर क्यों 3 से 10 अंकों के बीच जो मुद्रास्फीति की दर है वो रहती है। तो इसका मुख्य कारण होता है जनसंख्या वृद्धि। भारत में 144 करोड़ से ज़्यादा लोग जनसंख्या रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि, लोगों की आय में धीरे-धीरे वृद्धि होती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वो जनसंख्या कार्य करेगी तो उनके पास रोज़गार आएगा तो इनकम आएगी तो वो डिमांड करेंगे तो महँगाई बढ़े, तो डिमांड करेंगे तो वस्तुओं की महँगाई बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वो उस चीज़ का और उत्पादन करेगा ताकि मुझे इसका प्रॉफ़िट मिल सके। तो जनसंख्या वृद्धि, लोगों की आय में धीरे-धीरे वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की माँग में वृद्धि, इससे कीमतों में वृद्धि होती है। कम आय वर्ग वाले लोगों की बुनियादी जो वस्तुओं की माँग बनी रहती है। जैसे कि कम आय वाले लोग, जो मान लो अभी व्यक्ति रोज़ के 500 रुपए कमाता है, अगर वहीं जो दूध है, दूध की कीमत 70 रुपए पर लीटर से होने लगे 80 रुपए, तो जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, जो दाल, रोटी, कपड़ा है, वो तो सभी को चाहिए। यदि उनकी कीमत बढ़ती है तो हाँ, वो तो मुझे चाहिए। अगर मुझे 10 रुपए की जगह 20 रुपए में बाई करनी पड़े तो मैं करूँगी, क्योंकि वो मेरी बेसिक नीड है। तो कम आय वाले वर्ग होते हैं, उनकी बुनियादी वस्तुओं की माँग बनी रहती है, चाहे वो वस्तुएँ की कीमत बढ़ती रहे। इस प्रकार
ये वाली जो मुद्रास्फीति है, महँगाई है, वो बनी रहती है विकासशील देशों में। हमें सावधानी बरतनी चाहिए इस समय। लागत समय-समय पर बदलती रहती है, कभी हमारी लागत ज़्यादा होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, परंतु जहाँ कभी लागत कम हो तो कीमतें घटनी भी चाहिए। अगर नहीं घटती है तो महँगाई हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जो स्ट्रक्चरल अवरोध होते हैं, उनके कारण आती है लागत बढ़ती रहती है। इसे नियंत्रित ना किया जाए। अगर विकासशील देश इसे नियंत्रित नहीं करते तो उन देशों के लिए चेतावनी अलार्मिंग कंडीशन बन जाती है। क्योंकि अगर 3 से 10% के बाद महँगाई 20%, 30% होने लगे, तो वो क्या होगा, ज़्यादा महँगाई से क्या होता है, ज़्यादा महँगाई से वो देश ग्रोथ नहीं कर पाता है। किस प्रकार हम समझ सकते हैं ज़्यादा महँगाई? हम समझ सकते हैं कि अगर उस कंट्री में पैसा ज़्यादा हो, यदि उस कंट्री में पैसा ज़्यादा, तो हम वेनेज़ुएला, दक्षिण एशियाई देश, हम बंगाल का उदाहरण देख चुकी हैं। उसके बाद आता है हमारी दौड़ती मुद्रास्फीति, मतलब जो महँगाई है वो भागने लगे। जब उसकी महँगाई की दर 10% से 30% या 30% तक ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं दौड़ती हुई, मतलब महँगाई दौड़ रही है, इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। जो चीज़ हम पहले ₹10 की बाय करते थे, अब हमें ₹40 की, ₹30 की, ₹60 की बाय करनी पड़ रही है, जो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। हमें इसके लिए त्वरित नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक इसे रोकने के लिए तत्काल कदम भी उठाने पड़ते हैं। सरकार कुछ योजनाएँ लेकर आती है, कुछ नीतियाँ लेकर आती है, आरबीआई कुछ नीतियाँ लेकर आती है ताकि हम इसको रोक सकें। यदि नहीं रोक पाते तो शायद वो अर्थव्यवस्था डैमेज हो जाए। इसके क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं? इससे गरीबी में अत्यधिक वृद्धि होती है। मान लो महँगाई क्या हो, ज़्यादा महँगाई बढ़ जाए, ज़्यादा महँगाई बढ़ जाती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यदि महँगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी वस्तु की कीमत ₹10 से ₹100 हो जाती है, तो इतनी कीमत ज़्यादा होने से शायद मैं उस चीज़ की डिमांड बंद कर दूँ, क्योंकि वो मेरी परचेज़िंग पावर से बाहर है, उस चीज़ की डिमांड बंद कर देती हूँ। सभी लोग ऐसा कर देते हैं कि महँगाई ज़्यादा है, हम खरीद नहीं सकते, तो शायद उस वस्तु को कोई ना खरीदे। बाद में उस वस्तु का उत्पादन ना हो, जो उत्पादन होता था, उत्पादन करने के लिए जितने कर्मचारी उसमें कार्य कर रहे थे, उन्हें शायद उस कार्य से हटा दिया जाए, जिससे गरीबी में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। यदि उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो लोग हैं, वो गरीब बनेंगे। आवश्यक जो वस्तुएँ होती हैं, वस्तुओं, कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बिगड़ती है। इससे क्या होगा, कुपोषण बढ़ेगा। यदि खाने वाली वस्तुओं की महँगाई ज़्यादा बढ़े तो कुपोषण बढ़ेगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को खरीदने के लायक ही नहीं हूँ। कुपोषण बढ़ेगा। यदि हेल्थ फैसिलिटीज़ है, यदि हॉस्पिटल में अभी ₹200 पर्ची देकर आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, वही परामर्श आपको लेना पड़े ₹1000 पर्ची देकर, जो एक गरीब व्यक्ति के लिए असंतोषजनक के साथ-साथ वो इसमें संभव नहीं है कराने के लिए, तो शायद वो स्वास्थ्य सेवाएँ भी ना ले, तो इससे गरीबों की मृत्यु दर और बढ़ सकती है। इसी प्रकार शिक्षा ज़्यादा महँगी हो जाए तो शिक्षा की स्थिति बिगड़ सकती है, उत्पादकता घट जाती है, भविष्य में कुल उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ता है। किस प्रकार पड़ता है? क्योंकि ज़्यादा कीमतें होने से उस वस्तु की शायद माँग ही घट जाए। जैसे किसी को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एक लिमिट के बाद उस वस्तु को हम क्या कर देते हैं, उस वस्तु को अट्रैक्शन देना बंद कर देते हैं। उसके बाद आती है कूदती या भागती हुई मुद्रास्फीति, मतलब जब दर 30% से अधिक हो, 40%, 50%, 60% जब से अधिक हो। क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ, हमने कुछ अपने ऐतिहासिक उदाहरण देखे थे, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में अत्यधिक मुद्रा छापने के कारण इस प्रकार की मुद्रास्फीति आई थी। जिम्बाब्वे में अत्यधिक मुद्रा छापने के कारण जो मुद्रा की वैल्यू थी वो तेजी से गिरी, और क्रय शक्ति जो लगभग क्या हो गई, समाप्त होगी। लोग लोग जाते थे, थैला भरकर पैसे लेकर जाते थे और एक ब्रेड का पैकेट लेकर आते थे। किस प्रकार लेकर आते थे, हम अपने अभी जस्ट पीछे एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। इसलिए क्लास को एकाग्रता के साथ बिना स्किप के आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बात दूसरे से लिंक होती है। इसके क्या परिणाम होते हैं? यदि जो महँगाई है वो कूदे जब भागे, तो होता है मुद्रा पर जनता का विश्वास पूरी तरह उठ जाता है। अगर मैं एक थैला भरकर पैसा इकट्ठा कर लूँ कि हाँ, मुझे वो चीज़ बाय करनी है, वो चीज़ तो मिल ही नहीं रही मुझे, एक थैले भर में मुझे 2 थैले इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो शायद मेरा उस मुद्रा से विश्वास उठ जाए। मेरे लिए शायद वो एक ₹100 का नोट किसी काम का ना रहे, क्योंकि उस ₹100 के नोट से मैं कुछ एक ब्रेड तक नहीं बाय कर सकती। तो मुद्रा पर जनता का पूरा विश्वास उठ जाता है। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन ठप हो जाता है। क्यों ठप हो जाता है? क्योंकि ज़्यादा महँगाई के कारण, उस वस्तु की ज़्यादा कीमत के कारण हम उस वस्तु की माँग करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। वेतन जाए की जो क्रय शक्ति क्षमता होती है वो शून्य के करीब पहुँच जाती है। होप आप समझ चुके होंगे। तो उसके बाद हम कुछ अपने मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये क्या होते हैं? क्योंकि एग्जाम में कभी-कभी आपसे शब्दावलियाँ पूछ ली जाती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ महँगाई से संबंधित। ये जो शब्दावलियाँ हैं, आप शायद इन्हें इंग्लिश में ही याद करें तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हिंदी में आपके लिए कन्फ्यूज़न उत्पन्न कर सकती हैं। तो पहली हमारी शब्दावली है इन्फ्लेशन। तो हमने देखा कि वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को महँगाई कहते हैं या इन्फ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन पहले मैं आपको समझा देती हूँ। महँगाई क्या होता है? वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाएँ, लगातार बढ़ती जाएँ, लगातार बढ़ती जाएँ। ऐसी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो एक समय के बाद हम उस वस्तु की माँग करना कम कर देते हैं। तब व्यापारी सोचता है कि इतनी कीमतें हो चुकी हैं, शायद मैं थोड़ी-सी कम कर दूँ, तो क्या हो, लोग इसकी माँग करना शुरू कर दें। मान लो पहले मैं टमाटर ₹50 खरीदती थी, फिर ₹70 खरीदती थी, फिर ₹80, फिर ₹90, ₹100 होगी। तो मैंने टमाटर की जगह अपना कोई दूसरा विकल्प खोज लिया कि टमाटर ज़्यादा महँगा है, मैं नहीं खरीद सकती। तब मैं जो व्यक्ति किसान टमाटर का उत्पादन करेगा, वो सोचेगा कि वो व्यक्ति टमाटर नहीं खरीदा, क्योंकि कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं। तो कीमतें हैं, उसमें महँगाई जो पहले बढ़ रही थी 10%, 20%, 30% की जगह, अब उसकी दर थोड़ी कम कर देगा। अब वो बोले, पहले टमाटर मान लो मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार बढ़ा था। अब टमाटर की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएँगी, ₹10, ₹12, ₹13, ₹14। मतलब महँगाई तो बढ़ रही है, महँगाई बढ़ने की दर है, वो घट रही है।
उसे हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। परिभाषा देखें, जब मुद्रास्फीति या महंगाई के कारण कीमतें बढ़ने के बाद, महंगाई से कीमतें बढ़नी है, कीमतें बढ़ने के बाद बाजार में उसकी मांग कम हो जाती है, इस वस्तु की मांग कम होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वो घटने लगती है। उस स्थिति को कहते हैं अब स्फीति की डिसइन्फ्लेशन। इसका अर्थ होता है कि ज़्यादा महंगाई के बाद हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में हम सफल हो रहे हैं। इस प्रक्रिया अगर लगातार जारी रहती है तो मुद्रास्फीति की एक अवस्था बनी रहती है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि जो डिसइन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन का हिस्सा है। पहले जहाँ महंगाई इतनी लगातार बढ़ रही थी, अब महंगाई ज़्यादा दर से बढ़ रही थी, अब महंगाई बढ़ेगी, परंतु उसकी बढ़ने की दर वो क्या होगी? वो कम होगी। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए पिछले महीने टमाटर बढ़ने की कीमत क्या थी? पिछले महीने 10% प्रति वीक से, प्रति सप्ताह से टमाटर बढ़ रहा था। हर सप्ताह 10% कीमतें बढ़ जाती थी टमाटर की। आज मंडे है तो आज मैंने मंडे को टमाटर बाई किए 40 रुपये केजी। अगला मंडे में मुझे टमाटर लेने जाना था मंडी, तो मैं गई सब्जी मंडी मार्केट, तो मैंने टमाटर बाई किए 50 रुपये पर केजी। इस प्रकार कीमतें बढ़ रही हैं, तो एक समय के बाद मैं उस टमाटर की जो मांग है वो शायद कम कर दूँ। तो उसके बाद क्या होगा? कीमतें तो बढ़ेंगी। जब व्यापारी सोचेगा कि कीमतें तो बढ़ेंगी, इस महीने अभी भी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो घट जाती है। जहाँ पहले 10% से बढ़ती थी, अब वो 3%, 2%, 1% की दर से बढ़ेंगी। यानी महंगाई तो है, लेकिन उसकी बढ़ने की दर धीमी हो गई है। उसे हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। बाद में मैं आपको समझाऊंगी, एक पैराग्राफ में समझाऊंगी इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन को कहाँ हम लिख सकते हैं। तो अब स्फीति या डिसइन्फ्लेशन क्या है? महंगाई तो बढ़ती है, मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना, डिसइन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ने की दर घटना, उसे हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। उसके बाद हमारा दूसरी शब्दावली है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती थी उसका विपरीत, बिल्कुल जो कीमत थी वो भी कीमत ना मिलना। जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जो सामान्य स्तर से भी कम हो जाए, तब उस स्थिति को कहते हैं हम डिसइन्फ्लेशन। कैसे? जब वस्तुओं सेवाओं का मूल्य सामान्य स्थिति से कम हो जाए। एक पेन है, एक कॉपी है आपके पास, पेन कॉपी हो, मान लो एक कॉपी जो नॉर्मल उसकी कीमत 10 रुपये है, परंतु अब कोई बाई नहीं करना चाहता। अब किसी को मान लो वो उस कॉपी की ज़रूरत नहीं है, तो जो व्यापारी होगा, जो विक्रेता होगा, वो क्या करेगा? उस कॉपी की कीमत 10 रुपये से घटाकर क्या कर देगा? 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये कर देगा, ताकि कैसे भी हो मैं इन किताबों को बेच दूँ जल्दी से। मुझे घाटा ही सही, पर मैं इन्हें बेच दूँ, मेरे पास जो पड़ी खराब तो ना हो। जैसे कि आपको डिस्काउंट दिया जाता है, किसी एक चीज़ के साथ एक चीज़ फ्री दी जाती है, उसे कहते हैं हम डिसइन्फ्लेशन। मतलब उन्हें अपनी लागत भी नहीं मिलती, लागत से कम कीमतों पर बेचते हैं। अब आप सोचेंगे कि हाँ, ये तो बढ़िया है, महंगाई नहीं हुई, महंगा और हमें सस्ती चीज़ें मिलने लगी। नहीं, यदि इस प्रकार हमें चीज़ें सस्ती मिलने लग जाएँ, जो लागत आई है वो लागत भी उस विक्रेता को ना मिले, तो शायद वो उस चीज़ का उत्पादन ही नहीं करेगा। बेशक हमें जितनी मर्जी बाजार में क्या हो, मैं बोलूँ कि हाँ, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, परंतु उसकी कीमतें इतनी कम कर देगा, इतनी कम है कि वो उसे उत्पादन करने के लिए प्रेरित ही नहीं होगा। ये क्यों हो सकता है? ये हो सकता है कि यदि किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, मान लो टमाटर की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी, टमाटर की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो इसे ज़्यादा समय तक हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। इसके लिए व्यापारी वर्ग क्या करेगा? टमाटरों की कीमतों में कमी कर देगा कि खराब होने से अच्छा, ढेर पर फेंकने से अच्छा है कि मैं इसे किसी भी तरह 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये पर केजी में बेच डालूँ। तो उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का बिल्कुल विपरीत होता है डिन्फ्लेशन। इसमें जो कीमतें होती हैं वो बिल्कुल सामान्य स्तर से भी कम हो जाती हैं। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इसके परिणाम हो सकते हैं, यदि किसी चीज़ की कीमतें कम हो रही हैं, उस चीज़ को बनाने में जहाँ पहले लोग लगे हुए थे, अब उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा कि हाँ, हमें इस चीज़ का प्रोडक्शन ही नहीं करना, हमें तो घाटा जा रहा है। तो वहाँ पर जो लोग रोज़गार में लगे थे उन्हें निकाल दिया जाएगा, जिससे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो उनकी आय कम हो जाएगी। यदि बेरोज़गार हो जाते हैं, उनकी इनकम कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली उनकी मांग कम हो जाएगी। मांग कम होगी तो उस वस्तु की कीमत भी कम हो जाएगी। तो हमारे लिए जो हम बोलते हैं कि हाँ, इतनी चीज़ें सस्ती हो, इतनी चीज़ें भी सस्ती अच्छी नहीं होती। उसी प्रकार यदि वृद्ध जनसंख्या बढ़ती है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यूरोप और यूएसए का। यदि किसी देश में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पर मांग कम होती है, क्योंकि उनकी जो भोक्ता वाली संस्कृति है वो कम हो चुकी होती है, बुजुर्गों की ज़्यादा डिमांड्स नहीं रह जाती। तो जो अपस्फीति होता है, जो डिफ्लेशन होता है, वो अर्थव्यवस्था के लिए सही अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? अभी हम समझ चुके हैं। तो देखते हैं, जैसे कि मान लो किसी चीज़ की कीमत कम हो चुकी है, अगर उस चीज़ की कीमत कम हो चुकी है, वस्तु की कीमत कम हो चुकी है, तो उस वस्तु में निवेश कम किया जाएगा। निवेश कम करेंगे तो उसका उत्पादन नहीं करेंगे, तो उत्पादन में लगे जो एम्प्लॉय थे उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, तो उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी, तो मांग नहीं बढ़ेगी, तो कीमत नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, तो इससे बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। इससे विकासशील देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो डिफ्लेशन होता है विकासशील देशों के लिए ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को किसी चीज़ का उत्पादन बढ़ रहा है, उस चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा जाएगा, जिनसे उनको रोज़गार मिलेगा। परंतु यदि ये नहीं होता तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। मोस्टली वैसे होता है उत्पादन से रोज़गार मिलता है, ये हमारे लिए पॉजिटिव कंडीशन है। परंतु यहीं अगर उत्पादन से हमें रोज़गार ना मिले तो जो अपस्फीति है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है विकासशील देशों के लिए। होप आप समझ चुके होंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं अपनी तीसरी स्थिति, स्टैगफ्लेशन। आखिर स्टैगफ्लेशन क्या है? क्या होता है स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग और फ्लेशन। स्टैग मतलब होता है रुका हुआ, रुकी हुई, रुकना, एक जगह पर रुकना।
मतलब एक ही जगह पर क्या हुआ, एक ही जगह पर रुक गया, तो उसे हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। मतलब होता है इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। मतलब मुद्रास्फीति तो बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, पर हमारी ग्रोथ है, जो जीडीपी है, जो इकोनॉमिक है, वो क्या है, वो रुकी हुई है। वैसे तो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ जो सामान्य रेंगता हुआ इन्फ्लेशन होता है, चलता हुआ इन्फ्लेशन होता है, उसके बढ़ने के साथ उत्पादन बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, इससे देश की जीडीपी बढ़ती है। परंतु स्टैगफ्लेशन इसके विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, महंगाई तो बढ़ती है, परंतु जो हमारी जीडीपी है वो नहीं बढ़ती। ये कौन सी स्थिति हुई? तो इसकी परिभाषा देखें, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी विरोधाभासी स्थिति है जहाँ पर अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि या विकास रुक जाता है, साथ ही महंगाई भी अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, परंतु विकास नहीं होता। कैसे नहीं होता, हम उदाहरण समझ सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद युद्ध हुआ, जिसके कारण कच्चे तेल की आपूर्ति कम हो गई। कच्चे तेल की आपूर्ति तो कम हो गई, तेल के जो मूल्य हैं वो बढ़ चुकी हैं। तेल का मूल्य बढ़ेगा, तेल का मूल्य बढ़ चुका है, तो तेल को आने जाने की लागत भी बढ़ेगी। आने जाने की लागत बढ़ेगी, इससे क्या किसी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ? नहीं, लागत बढ़ी, महंगाई तो बढ़ी, परंतु किसी चीज़ का उत्पादन नहीं हुआ। यदि किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होता, तो वो हमारे लिए क्या हुआ? वो हमारी जीडीपी में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं कर पाएगा, तो हमारी जीडीपी में ग्रोथ नहीं होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर परिवहन लागत बढ़ता है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी के खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार देना कम करेगी। जहाँ पर पहले 10 लोग उस कार्य को करते थे, अब शायद 2 लोगों से वो कार्य करवाए। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी तो मांग कमेगी तो मुद्रास्फीति फिर भी बढ़ेगी। मांग तो कमी है, परंतु मुद्रास्फीति बढ़ी है। किस प्रकार बढ़ी है, अभी आप समझ चुके होंगे। जैसे किसी चीज़ की कच्चे तेल की हम उदाहरण दोबारा समझते हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ लगा होगा। कच्चे तेल का उदाहरण समझते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो जो हम पहले 60 रुपये पर लीटर बाय करते थे, वो हमें 100 रुपये पर लीटर बाय करना पड़ रहा है। 100 रुपये पर लीटर बाय करना पड़ा है कि किसी प्रकार का प्रोडक्शन हुआ नहीं। महंगाई तो बढ़ी है, परंतु उत्पादन नहीं बढ़ा। यदि उत्पादन नहीं बढ़ता, तो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ नहीं होता। तो महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन है वो मांग जनित मुद्रास्फीति नहीं है। मांग बढ़ने से जो मुद्रास्फीति बढ़ती है, वो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर मानी जाती है। जो लागत जनित और आपूर्ति बाधित मुद्रास्फीति है। लागत बढ़ने से जो मुद्रास्फीति बढ़ती है, या फिर सप्लाई चेन जो बाधित हो जाती है, उससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं होती। जो वस्तु पहले हम 10 रुपये में खरीदते थे, परंतु उसकी लागत, जो कच्चा माल है, वो कीमत उसकी बढ़ चुकी है, तो हम वो वस्तु 12 रुपये में बेचेंगे। तो हमारी कच्चे वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होने से वस्तुओं की कीमत बढ़ी है, हमारी वस्तुओं की लागत बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ी है, ना कि उसका प्रोडक्शन होने से। उसी प्रकार सप्लाई चेन बाधित होने से, जैसे मैं आपको समझा चुकी थी। तो ये स्टैगफ्लेशन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पर जो महंगाई है वो तो बढ़ती है, परंतु किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए हम यही समझ सकते हैं। फिर उदाहरण दिया है, मान लीजिए पेट्रोल डीजल के दाम बहुत महंगे हो गए। इस कारण सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का किराया बढ़ गया, जिससे सब कुछ महंगा हो गया। दूसरी तरफ व्यापार में घाटा होने के कारण कंपनियों ने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। व्यापार में घाटा क्यों हो गया? क्योंकि उनके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुकी हैं। इससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। यानी जेब खाली है, नौकरी नहीं है, फिर भी बाजार में चीज़ें जो है महंगी हो गई हैं। इस स्थिति को कहते हैं हम स्टैगफ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन सभी समझ चुके हैं कि अति मुद्रास्फीति क्या होती है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की कीमतें अत्यधिक तीव्र गति से अनियंत्रित होकर बढ़ती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें बचत होता है, बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बचत हमारी हो नहीं पाती, सेविंग नहीं हो पाती। जो सरकार नीतियाँ बनाती है, जब आरबीआई द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो चुका होता है। लोग निवेश नहीं करते हैं, और जो पूंजी होती है, जो प्रतिभा होती है, क्योंकि अगर किसी देश में ज़्यादा मुद्रास्फीति है, हमें झोले भर भर कर लेकर एक किलो आटा लेने के लिए झोले भरकर जाना पड़ रहा है, महंगाई बढ़ चुकी है, तो शायद हम दूसरे देश में चले जाएं जहाँ पर हमें झोला भरकर ना लेकर जाना पड़े। इससे आर्थिक विकास में रुकावट होती है, उत्पादन ठप होने से अर्थव्यवस्था को भारी क्षति होती है। उदाहरण हम समझ सकते हैं वेनेजुएला, जिम्बाब्वे का, जहाँ एक कप चाय या ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए बोरी भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। हर घंटे कीमतें बदलती रहती थी। तो अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको ग्राफ बनाकर समझाऊंगी कि इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन क्या होता है। चलिए मैं बताती हूँ। मान लो जो हमारी कीमतों का ग्राफ है कि वस्तुओं की कीमतें, यदि वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं, वस्तु की कीमतें क्या हो? वस्तु की कीमतें धीरे धीरे बढ़े, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। उसके बाद वस्तुओं की कीमतें क्या हो? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाएं, तो इसे क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। मतलब कीमतें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं हो रहा, जहाँ हाइपर इन्फ्लेशन। इसे हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन, जहाँ हाइपर इन्फ्लेशन स्थिति को, जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है। उसके बाद यदि यदि धीरे धीरे कीमतें कम होने लगे, तो उसे हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, यदि कीमतें बिल्कुल कम हो जाएँ, जो हमारी लागत थी, जो हमें लागत मिलनी चाहिए थी, उससे भी कम हो जाए, एमआरपी से चीज़ें कम बिकने लगें, तो उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन, मतलब गहराई में चली गई बिल्कुल। उसके बाद यदि पुनः स्थिति धीरे धीरे वापस आने लगे कि कीमतें दोबारा बढ़ने लगें, तो उसे हम कहेंगे रीफ्लेशन। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रीफ्लेशन। इस प्रकार धीरे धीरे कीमतें बढ़ना इन्फ्लेशन। यदि अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएं, जहाँ पर किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उसे हम कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन। उसके बाद यदि धीरे धीरे कीमतें कम होने लगती हैं, मतलब महंगाई तो है, वैसे तो लाइन दे रही है हमारी, जहाँ पर
संतुलित रहता है, जहाँ पर नॉर्मल रहती है महंगाई 0%। तो अभी महंगाई तो है, तो उसे हम क्या कहेंगे, धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसे हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। और महंगाई बिल्कुल कम हो जाए, वस्तु की कीमतें बिल्कुल कम हो जाएँ, जिससे व्यक्ति को पूरा दाम ना मिल सके, तो उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। उसके बाद डिफ्लेशन के बाद यदि वस्तु की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगें, अपने उसी जो एमआरपी है, या फिर जो बिल्कुल 10 रुपये की चीज़ थी वो हमें 2 रुपये में खरीद रहे थे, वापस हम उसे 11 रुपये में खरीदने लगे, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेशन। होप आप समझ चुके होंगे। इस ग्राफ को आप ड्रॉ कर लेना, इसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा इन्फ्लेशन, डिन्फ्लेशन जैसे जो शब्द हैं। तो आज के लिए इतना ही था। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे हेडलाइन मुद्रास्फीति, उसके बाद देखेंगे कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कुछ शब्दावलियाँ। अभी हमारा इन्फ्लेशन जैसा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो अभी हमारा इन्फ्लेशन खत्म नहीं हुआ है। यदि आप वनडे एग्जाम लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए मात्र फैक्ट हैं, यूपीएससी के लिए तो डीप नहीं जाना पड़ेगा। तो हम 2 से 3 क्लासेस में अपने इन्फ्लेशन जैसे टॉपिक को समाप्त करेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो डिजिटल बोर्ड की जो बैरियर है हमारे लिए, वो एक बैरियर बनकर रहे, उसे हम वादा को अवसर में कन्वर्ट करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।